हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज़। और पीवाईक्यूज़ का जो सेशन है हमारा, वो आपकी प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बस पीवाईक्यूज़ को आप सीरियसली लेना शुरू कर दें, वही आपकी असली प्रिपरेशन होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। आपका क्वेश्चन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के प्रमाण दिए हैं। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। और ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, ये आपका जो एंशिएंट रॉक्स ब्राज़ील कोस्ट है, वेस्टर्न अफ्रीका है, ये घाना है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट से लिया गया है। ठीक है, यूपीएससी ने वहीं से उठाया है, इसलिए आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का फंडामेंटल इंडिया जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे तो आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी ही है, लेकिन मेरा ये बोलने का मकसद है कि ये जो क्वेश्चन है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सेम वही लाइनें हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द बेल्ट ऑफ एशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। सेकंड है, द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। थर्ड, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। जो गोंडवाना सिस्टम के जो सेडिमेंट्स हैं जो इंडिया के जो हैं, वो क्या दक्षिणी गोलार्ध के 6 अलग अलग भूभागों में पाया गया है। क्या ब्राज़ील कोस्ट और वेस्टर्न अफ्रीका की प्राचीन चट्टानों की जो बेल्ट है वो मैच करती है। क्या गोल्ड डिपॉजिट घाना और ब्राज़ील प्लेट्यू के जो हैं ये भी मैच करते हैं। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है। पहला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब होता है महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं। ड्रिफ्ट मतलब मूव करना, धीरे धीरे मूव करना। जैसे पानी पर पत्ता धीरे धीरे मूव करता है, पानी पे बर्फ धीरे धीरे जो है मूव करती है, वो क्या है? ड्रिफ्ट। तो महाद्वीप विस्थापन। ठीक, बहुत सारे महाद्वीप जो हैं पहले एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको आपने पढ़ा होगा, जिसे पेंजिया नाम दिया गया है। बाद में ये टूट गया, अलग अलग हिस्सों में बट गया, और ये हिस्से आज कॉन्टिनेंट से आप देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका देखते हैं, साउथ अमेरिका देखते हैं, यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया, आपका अफ्रीका, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट जो है अलग हुए हैं। ये जो हैं, ये सिद्धांत जो है किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था आपके एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था 1912 में। अब आप बताएं इनमें से कौन सा, तीनों में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका रॉक्स मैच करते हैं, कोस्टलाइन पजल की तरह फिट होती है, रॉक्स भी सेम टाइप है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। सेकंड है, घाना गोल्ड और ब्राज़ील प्लेट्यू, जब कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो सेम मिनरल्स बेल्ट थे, तो बाद में ये अलग हो गए, ये भी करेक्ट है। थर्ड आपका जो है गोंडवाना सिस्टम का सेडिमेंट्स एवरीवेयर, इंडिया के जो गोंडवाना रॉक्स है वो सेम टाइप रॉक्स आपको अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक्सेट्रा में भी मिलते हैं। तो ये तीनों जो क्या है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? सी होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, ये आपके सामने पेंजिया आ गया है, ये पेंजिया, फिर लोरेशिया गोंडवाना, फिर लोरेशिया गोंडवाना से ये और पार्ट जो है अलग अलग होते गए। ठीक है, और आज का जो प्रेजेंट है ये आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है स्टेटमेंट फर्स्ट? द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सबट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्या वो उपोष्ण और शीतोष्ण में ज़्यादा होते हैं और इक्वेटर और ध्रुवों पे कम होते हैं?
स्टेटमेंट सेकेंड, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। क्या सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में जो है कम सूखी हवा, रूखी या शुष्क हवाएं होती हैं? आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पहला है सब ट्रॉपिकल रीजन्स। सब ट्रॉपिकल रीजन्स यानी 30 डिग्री के आसपास का रीजन। तो सब ट्रॉपिकल रीजन आप याद रखें, सब ट्रॉपिकल पर क्या होता है? सब ट्रॉपिकल आपको याद रखना है हाई प्रेशर बेल्ट होता है। हेडले सेल आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट होता है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ डिसेंडिंग एयर होती हैं यानी नीचे उतरने वाली हवाएं होती हैं, और जो नीचे उतर रही हैं हवाएं वो कैसी होंगी? ड्राई एंड वार्म होंगी। ठीक है, तभी यहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट देख सकते हैं, अरेबियन दे सकते हैं और थार डेजर्ट दे सकते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल का जैसे ही शब्द आए आपको समझ लेना है कि यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है यानी कि डिसेंडिंग एयर, एयर नीचे, क्योंकि जब एयर ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। लेकिन सब ट्रॉपिकल में तो ऐसा नहीं है, एयर तो ऊपर जा ही नहीं रही है, एयर कहाँ हो रही है? नीचे आ रही है। तो नीचे आ रही है तो क्या है? वार्म एंड ड्राई है, यानी कि वहाँ पे बारिश नहीं हो सकती, क्लाउड्स फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे डेजर्ट है, तो यहाँ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी हाई प्रेशर बेल्ट। डिसेंडिंग एयर, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरने वाली हवा, हवा यानी कि ड्राई और वार्म, गर्म और रूखी। वही टेम्परेट रीजन में भी डस्ट और ह्यूमन एक्टिविटी का कॉम्बो होता है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है? आपकी खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री व्हीकल्स होते हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं, तो और यहाँ पे ड्राई सीजन और विंड्स भी होती हैं। तो इन दोनों एरिया में डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा मिलते हैं किसके कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल और पोलार में, क्योंकि इक्वेटोरियल में तो भाई बारिश ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा है ना। कंपेयर अगर हम इक्वेटोरियल रीजन में करें तो हैवी रेनफॉल होता है यहाँ पर, और पोलार में क्या होता है? आइस कवर होता है, यानी बर्फ़ होती है, कम एक्टिविटी होता है, इसलिए यहाँ डस्ट कम होगी, यहाँ डस्ट ज़्यादा होगी, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ये रॉन्ग है। तो यानी कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सी, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। क्लियर है आपको? सब ट्रॉपिकल यानी हाई प्रेशर बेल्ट आपको याद रखना है। डिसेंडिंग एयर, नीचे उतरने वाली हवाएं कैसी होती हैं? ड्राई और वार्म। और ये आप सब ने पढ़ा है, जब ऊपर हवा को उठती है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है? हवा ऊपर होती है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर होती जाती हैं वो ठंडी होती जाती हैं, फिर वो कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। तो ये क्या आ जा रही है? वो असेंडिंग एयर है। और लेकिन सब ट्रॉपिकल में क्या है? डिसेंडिंग एयर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है कि एंडीज माउंटेन के बारे में बताना है कि कौन कौन से देश से गुजरती हैं। ठीक है, बताएं। एंडीज माउंटेन पासेस थ्रू हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज? बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, आपका इक्वाडोर है, पैराग्वे है और वेनेजुएला है। बताएं। पहले हम देख लेते हैं मैप। देखिए मैप आपके सामने है, ये देखिए, ये क्या है? एक मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ेगा ना। ये वेनेजुएला देख रहे हैं, ये वेनेजुएला है, ये देखिए वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है। ठीक, अब हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। ये देखिए, यानी कौन कौन से देश से गई हैं। ठीक है, अच्छा वो भी दिखा दूं मैं किससे नहीं गई है। ब्राज़ील से नहीं गई है, पराग्वे से नहीं गई, क्योंकि पराग्वे तो यहाँ है और एंडीज यहाँ है, तो पराग्वे से नहीं गई है, ब्राज़ील से नहीं गई है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देख लेते हैं। ब्राज़ील से नहीं गई है, पराग्वे से नहीं गई है। ठीक है, आपकी बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, यानी ओनली 4। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आपको बताना है मैच है, इसमें मैच द फ्लोइंग है, कंट्रीज दिए हुए हैं, इधर उधर सोर्सेज दिए हुए हैं। आपको बताना है बोत्सवाना डायमंड, चिली लिथियम, इंडोनेशिया निकल। आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ दो अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड। ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी ऑल द थ्री एंड डी नन। बताएं कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल द थ्री। ठीक है, यानी ये आपका इंडोनेशिया है, ये आपका बोत्सवाना है और ये आपका चिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर्स routinely exceed 35 डिग्री सेल्सियस which of the following statements best reflect the implication of the above said report। ये क्या है? ये कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत उन पहले स्थानों में शामिल हो सकता है जहां वेट बल्ब तापमान नियमित रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। क्या कथन पहला जो है, प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे की संभावना अधिक होगी इस वेट बल्ब टेम्परेचर से। सेकंड है, क्या इस वेट बल्ब टेम्परेचर जो ये तापमान नियमित है ये जो है मनुष्य सहित जीव जंतुओं को जीवित रहना प्रभावित होगा क्योंकि पसीने के माध्यम से शरीर की गर्मी निकलना कठिन हो जाता है। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या? वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? ये वो तापमान है जो शरीर का होता है जब पानी का वाष्पीकरण से उसे ठंडा किया जाता है। जैसे आसान भाषा में समझते हैं, जब आपको पसीना आता है, आपको में पसीना बहता है, तो पसीना क्या है? सूखता है, शरीर ठंडा होता है। इसी कूलिंग इफेक्ट को मेजर करने का इसी इफेक्ट को मेजर करने वाला तापमान है। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक, जब आपको पसीना निकलता है, जब आप में पसीना बहता है तो पसीना तो सूख जाता है, तो शरीर ठंडा होता है। तो इसी कूलिंग इफेक्ट को मेजर करने वाला तापमान क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। कैसे मेजर करता है? एक साइकोमीटर, साइक्रोमीटर का उपयोग होता है। एक थर्मामीटर गीले कपड़े यानी वेट क्लोथ से ढका होता है। हवा चलने पर पानी इवेपोरेट होता है तो टेम्परेचर मिलता है। तो वही जो है वेट बल्ब टेम्परेचर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताएं, फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है कि पेनिनसुलर इंडिया विल सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, साइक्लोन, ड्रॉट। ये बात डायरेक्टली जो है वेट बल्ब टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है क्योंकि वो तो हीट और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। वेट बल्ब अभी हमने क्या समझा है? हीट और ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। तो यानी फर्स्ट जो है गलत है। क्या सेकंड ठीक है? सेकंड क्या बोल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बॉडी का नेचुरल कूलिंग तो स्वेटिंग है, पसीना है। पसीना सूखता है तो बॉडी ठंडी होती है, लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है तो पसीना सूखता नहीं है, तो बॉडी ओवर हीट होती है जिससे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो यानी बी। ठीक।